हेलो बच्चों, आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्मेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आपने ट्रिग्मेट्री लास्ट टाइम किया था और उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले आपने सीखे थे। आज उसका जस्ट उल्टा काम करना है, बट इस चैप्टर में आप ध्यान रखें, इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले हैं। मतलब आपको फॉर्मूले का एक लिस्ट मेंटेन करना चाहिए, लर्न करना चाहिए, तब जाके आपके इसके क्वेश्चंस करने में आपको आराम मिलेगा। तो फॉर्मूले लर्न करने पे आप टाइम डिवोट करें, अदरवाइज आपको वो चीजें आपको कॉम्प्लिकेटेड नजर आएंगी और आपको दिक्कत आएगी, है ना। तो आई होप यू हैव द लिस्ट ऑफ फॉर्मूले जो इस चैप्टर में है। इनवर्स ट्रिग्मेट्री के लिए मैं बोल रहा हूं, मैं इसमें फॉर्मूले का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और बाकी जो चीजें हैं हम लोग प्रैक्टिस करके अभी देखते हैं, उससे आपको फायदा होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। जैसे सिंपल कुछ इक्वेशंस होते हैं, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर्स को जोड़ करके इन्होंने जीरो किया हुआ है ना। इसमें फंडा क्या है, इसमें क्या टेक्निक क्या है, इसमें दो इंटीग्रल पार्ट को जोड़ के जीरो किया गया है, तो उसमें विशेषता क्या से इंटीजर्स हो सकते हैं ये देखते हैं हम। तो एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि कॉट इनवर्स फंक्शन का जो रेंज है वो 0 से पाई है, राइट, और कॉस इनवर्स एक्स का भी उसी तरीके से है, ठीक है। अब आप इसके इंटीग्रल पार्ट्स आप देख रहे हो, ठीक है ना। तो आपके इंटीग्रल पार्ट के बारे में आप समझो कि कभी भी इसका इंटीग्रल पार्ट आप निकालोगे कॉट इनवर्स एक्स का, तो वो 0 1 2 इस तरह से आएगा, और वो कॉस इनवर्स का भी ऐसा ही आएगा, 0 1 2 आएगा ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ऐसे दो नॉन नेगेटिव क्वांटिटी को जोड़ करके आप 0 ला रहे हो, जो कि दोनों चीजें 0 या 0 से बड़ी हैं, ऐसे इंटीजर्स हैं। तो आप एक्सपेक्ट करोगे 0 आने के लिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों चीजों को 0 लेना पड़ेगा। कॉट इनवर्स एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर को भी 0 लेना पड़ेगा, तो उस और साथ में कॉस इनवर्स एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर को भी 0 लेना पड़ेगा। अब ये आप बताओ, कॉट इनवर्स एक्स कभी 0 हुआ अगर इंटीजर पार्ट में, तो कितना हुआ उसके कॉरस्पॉन्डिंग, उसे कॉरस्पॉन्डिंग आपका जो कॉट इनवर्स एक्स है उसको होना चाहिए 0 से 1 में। अगर इंटीग्रल पार्ट 0 है तो क्वांटिटी 0 से 1 में होना चाहिए। आपको ये पता होगा कि कॉट इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों ही डिक्रीजिंग फंक्शंस हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा कॉट 1 से इन्फिनिटी तक, क्योंकि कॉट 0 तो इन्फिनिटी आएगा। दूसरा आपका, जैसे दूसरा जो आपने कॉस इनवर्स एक्स को भी 0 में माना है, तो दोनों चीजों का कॉमन लेना होगा हमें, तो उसका भी ऐसा ही जानकारी आया, कॉस इनवर्स एक्स को 0 से 1 में होना पड़ेगा, जिसके तहत आपको फिर से x के बारे में पता चलेगा कि cos 1 से कहां तक है, cos 0 आपका 1 हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह की वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। अब इन दोनों का कॉमन क्या है, तो सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि cot 1 और cos 1 में कौन छोटा है या कौन बड़ा है ना। तो आप ये समझने की कोशिश करो, cot 1 का मतलब होता है cos 1 अपॉन sin 1, isn't it? तो ये क्वांटिटी sin 1 जो है 1 से फर्स्ट भी है और 1 से छोटा है, तो डेफिनेटली ये क्वांटिटी जो है ना cos 1 से बड़ा है, ठीक है ना। तो जब आप इन दो इंटरवल्स में कॉमन लोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, cos 1 से ये बड़ा है cot 1, तो cot 1 से स्टार्ट करके आपको 1 तक जाना होगा, तो इसलिए आपको आंसर आएगा cot 1 से 1 तक। cot 1 ओपन रहेगा, तो दिस इज योर आंसर सी, ठीक है ना। तो इसमें सिंपल लॉजिक हमने लगाया कि दो नॉन नेगेटिव क्वांटिटी जोड़कर 0 कैसे आता है, जब दोनों चीजें 0 होंगी तभी आ सकता है, इंटीजर्स होने के कारण से, दे आर बोथ इंटीजर्स। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन ना, इसमें देखो आपको जो ये दोनों ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म्स हैं ये आपस में लिंक हो सकते हैं। कैसे, आप अगर इसको मान लेते हो x² प्लस 1/3 के ग्रेटेस्ट इंटीजर को आप मान लो कोई इंटीजर मान तो n, ठीक है ना, इंटीजर ही होगा ऑब्वियसली। अब इसमें से अगर 1 घटा लेते हो आप, x² प्लस 1/3 माइनस 1, तो इसका मतलब ये n-1 हो जाएगा, और यही क्वांटिटी आपका उसके बराबर है, x² माइनस 2/3 के बराबर, isn't it? तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप डील क्या कर रहे हो, आप डील ये कर रहे हो कि साइन इनवर्स n को इंटीजर रहेगा, प्लस कॉस इनवर्स n-1
उस इक्वेशन के साथ सॉल्व हो, तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को ही सिंप्लीफाई करता हूँ कि ये क्या बताना चाह रहा है हमें। तो लेफ्ट हैंड साइड इज दिस मच ना। इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप देखना डोमेन का बहुत बड़ा इशू रहता है, कई बार डोमेन से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब इसमें आप नोटिस करो कि आपका जो इंटीजर n है, n इज डेफिनेटली एन इंटीजर बिकॉज हम लोग इंटीग्रल पार्ट ले रहे हैं, तो आपका यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी साइन इनवर्स में पॉसिबल है आप सोच के देखो। आपका साइन इनवर्स n के अंदर अगर वर्क करते हो आप, तो n की वैल्यू -1 से 1 में हो सकती है। n-1 कॉस इनवर्स में काम कर रहा है, तो उसकी वैल्यू भी -1 से 1 में होगी, जिसके कारण से n का वैल्यू 0 से 2 में होगा। अब अगर -1 से 1 में होना है और 0 से 2 में होना है, तो इफेक्टिवली कौन से इंटीजर्स आपके पास अवेलेबल है आप बताओ, दोनों में जो पॉसिबल हो। ओनली पॉसिबिलिटी इज 0 एंड 1, ओनली 2 पॉसिबिलिटीज आर देयर। जो दोनों इंटरवल्स में फॉल करते हैं ऐसे इंटीजर्स 0 और 1, तो इंटीजर पॉसिबल है। तो हम लोग ट्रायल पे लेंगे, इन्हीं को ट्रायल पे लेंगे। तो लेट n इक्वल टू 0, ठीक है। n इक्वल टू 0 अगर ले लिया हम लोगों ने, इसका मतलब क्या हुआ, आपने x² प्लस 1/3 के इंटीग्रल पार्ट को 0 लिया है, और इसका मतलब कि ये क्वांटिटी आपका 0 से 1 में, राइट। इस परिस्थिति में क्या होगा कि आपका लेफ्ट हैंड साइड कैसा बन जाएगा, आप देखो। साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0, और कॉस इनवर्स -1 हो गया पाई, और उसको आप इक्वेट करोगे x² के साथ, राइट। और इसके आंसर्स को इस इंटरवल में फॉल करना चाहिए। क्या क्या किया हमने 2 इंटीजर्स लोकेट किए, ओनली इनको अब ट्राई करना है कि ये दोनों पॉसिबल हैं कि नहीं। तो हमने फर्स्ट केस लिया जिसमें हमने n को 0 लिया है। n को 0 लेने से लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट होकर के एक सिंपल कांस्टेंट आ जाएगा पाई, और राइट हैंड साइड से x² आ रहा है। अब ये जब आप सॉल्व करोगे तो जो डेटा आ रहा है √+ पाई, ये इसमें फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है आप चेक करो। तो नहीं कर रहा है, x² अगर पाई इसमें डाल रहे हो तो इसमें पॉसिबल नहीं है, तो इसका ये डेटा रिजेक्ट हो जाएगा, ये सॉल्यूशन नहीं है। सिमिलरली अगर आप n1 लेते हो, सेकंड केस इसका, तब क्या होता है, तो n1 लेते हो तो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा π/2। यहाँ पे 1 लेते हो तो कितना हो जाएगा आपका cos इनवर्स 0, cos इनवर्स 0 भी π/2 आएगा, और इसकी वैल्यू भी x² के बराबर आ रही है, मतलब इसका भी वही x के वैल्यू आ रहा है ±√π, राइट। अब इस परिस्थिति में आप एक काम करो, फिर से चेक करो कि क्या ये पॉसिबल है क्या, x² प्लस 1/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से 2 में होना पॉसिबल है। इसी डेटा से चेक कर लो ना, आप पाई स्क्वायर से ही चेक कर लो। तो सॉरी, x की वैल्यू x² डालोगे तो पाई आएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पाई डालते हो तो ये वैल्यू ये भी ट्रू नहीं है, पाई डाल के देखो आप, वो तो खुद ही 3 से बड़ा है, तो 1 से 2 में कहाँ आएगा, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ये दोनों डेटा भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली दिस इक्वेशन हैज गॉट नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 आ जाएगा। तो इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो फंक्शंस हैं ये लिमिटेड डोमेन के साथ काम करते हैं, और इनका रेंज भी लिमिटेड होता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं आ रही है, ओनली 2 पॉसिबिलिटी आ रही है इन दोनों को हैंडल करने का, और वो भी राइट साइड से बैलेंस नहीं हो पाया। तो फाइनली कोई सोल्यूशन हाथ नहीं लगा। The number of integral values of k for which the equation has solution। तो ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा कि कभी कोई एक्सप्रेशन लिखा रहता है x में, और राइट साइड में दूसरे वेरिएबल में कांस्टेंट लिखा रहता है, उसके बारे में लोग पूछते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप इसके रेंज को स्टडी करें लेफ्ट हैंड साइड पे, उसके रेंज में 2k + 1 को रखेंगे तो सॉल्यूशन आएगा, और उसके रेंज के बाहर होगा तो नहीं आएगा, यही कॉन्सेप्ट रहता है। तो आप एक काम करो, पहले साइन इनवर्स tan इनवर्स के बारे में सोचो कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो फंक्शन हम लोग के पास आ रहा है इसका क्या रेंज है ना। अब एक चीज आप नोटिस करोगे कि दोनों फंक्शंस का अगर कॉमन डोमेन निकालोगे तो यही निकलेगा, क्योंकि साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1 होता है, tan इनवर्स का डोमेन तो r होता है, कॉमन लोगे तो ये डोमेन आएगा। अब इस डोमेन में दोनों ही फंक्शंस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है और ये भी इंक्रीजिंग है। तो सम ऑफ 2 इंक्रीजिंग फंक्शंस क्या आएगा, इंक्रीजिंग आएगा। दैट मींस दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो रेंज में क्या होता है, जो छोटा वैल्यू आएगा -1 पे आएगा, और बढ़ेगा तो बड़ा वैल्यू 1 पे आएगा। तो आपका मिनिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन का कितना आ रहा है बताओ, -1 डाल के देखो, साइन इनवर्स -1 आ गया -π/2, और वो आ गया -π/4, है ना, ये मिनिमम वैल्यू आ गया। और मैक्सिमम वैल्यू क्या आया, आपको 1 डाल के देखो तो π/2 + π/4 आ जाएगा, ठीक है।
अब आपको इस रेंज में ही आपको 2k+1 को होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस रेंज को निकाल करके इसके अंदर ही 2k+1 को डाल देंगे और फिर सोचेंगे कि कौन से इंटीग्रल वैल्यू इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। ये -3π/4 है और -1/2 है, लेस देन k लेस देन 3π/4 -1/2 है। ठीक है, अब इसको आप चेक कर लें कौन कौन से इंटीजर्स इसको सेटिस्फाई करता है। तो आप इसमें देखेंगे कि जैसे कि k = 0 सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि ये नंबर कैसा है, थोड़ा सा पॉजिटिव तो ही है। और इधर आपके पास स्कोप है -1 सेटिस्फाई करने का, तो ये दो इंटीजर्स ही इसके अंदर लाई करेंगे। तो इसके हिसाब से आप जब वर्कआउट करोगे तो आपके यहाँ पे 2 सोल्यूशन आएंगे। ठीक है, अब ये नंबर आप देखो बहुत बड़ा नहीं है, ये आगे जाओगे तो 1 आज के आंसर में नहीं आएगा। तो इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k जो पॉसिबल है वो 0 और -1 पॉसिबल है। तो इसमें आपने क्या देखा कि इस फंक्शन का रेंज निकाल लोगे, उसके अंदर 2k+1 को फिट कर दोगे तो आपका k का रेंज आ जाएगा, और उसके अंदर से आपको इंटीजर सेलेक्ट करना था तो वो आप सेलेक्ट करोगे। तो सम ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, तो हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, बट देखने में इक्वेशन काफी डरावना लग रहा है, काफी स्क्वायर रूट वगैरह है ना। तो इसमें कुछ होगा, कोई क्लू तो होगा इसमें। क्लू ये है कि अगर हम डोमेन पे वर्क करेंगे ना तो काफी चीजें हमारे समझ में आ जाएंगी। तो ये बात आपको समझना चाहिए कि हमारे कई क्वेश्चंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे होते हैं जिसपे आपको डोमेन पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो डोमेन पे अगर आप इस पे ध्यान दो, तो जैसे कि इस क्वांटिटी का डोमेन के लिए क्या करोगे आप, x² + x+1 पॉजिटिव तो है ही है, वो तो आप जानते ही हो बिकॉज इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। तो ये क्वांटिटी 1 से छोटी होनी चाहिए, नहीं तो फिर ये स्क्वायर रूट आपका साइन इनवर्स के हिसाब से नहीं आएगा, काम नहीं करेगा वो। सिमिलरली आपको यहाँ पे भी देखना है x² + x तो पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा 1 से कम होना चाहिए। ठीक है, इस तरह का रिक्वायरमेंट है। जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे तो ये क्या बता रहा है, x² + x लेस देन 0। अब देखो अजीब सी बात है, ये कह रहा है x² + 1 लेस देन इक्वल टू 0, ये कह रहा है x² + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ बात, तो पॉसिबल क्या है इन दोनों में? इन दोनों में कॉमनली जो चीजें पॉसिबल है वो है सिर्फ 0, जो इसको भी सेटिस्फाई कर देगा और इसको भी सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, इसका मतलब कि आपको x के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 2 ही पॉइंट डोमेन में आ रहे हैं, वो है 0 और 1। मतलब डोमेन में ओनली 2 एलिमेंट्स आर देयर, मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड 0 और -1 के अलावा कभी काम नहीं करेगा। तो अब आप सोचो कि हमें पूरे फंक्शन को ढंग से एनालाइज नहीं करना है, सिर्फ ये 2 डेटा को ही ट्राई कर ले। अगर ये बैलेंस होता है तो सॉल्यूशन आएगा, नहीं होता है तो नहीं आएगा। तो लेट अस सी, ट्राई कर लेते हैं हम इनको। x = 0 डालने पे क्या हो रहा है, x0 पे साइन इनवर्स 1 आपको पता है ये कितना होता है, π/2 हो जाएगा। और वो जब आप 0 डालोगे तो cos इनवर्स 1 वो भी π/2 हो जाएगा। तो क्या ये बैलेंस हो रहा है राइट हैंड साइड से? बिल्कुल हो रहा है, इसका तो ये परफेक्ट है ये सोल्यूशन। फिर x = -1 भी ट्राई करते हैं, जो दूसरा डेटा हम लोग का पॉसिबल, मतलब डोमेन ही हमें डायरेक्शन बता रहा है कि कैसे हमें इक्वेशन सॉल्व करना। हमें इक्वेशन सॉल्व करने के जो दूसरे टेक्निक्स होते हैं कि आप इसको साइन इनवर्स हटाओ, cos इनवर्स करो, कुछ भी करो, वो सब नहीं करना है। तो x = -1 जो है इसमें डालो आप फिर से, तो -1 डालोगे तो फिर से ये π/2 ही आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है -1 डालने पे, cos इनवर्स 0 वो भी उतना ही आ रहा है। तो डेफिनेटली ये चीज भी सेटिस्फाई कर गया है आपका। दैट मीन्स कि हम लोग के दोनों सॉल्यूशंस अवेलेबल हो गए हैं 0 और -1, और हमें सम ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है। तो सम के लिए आप क्या करोगे, 0 और -1 जोड़ दो, तो आपका नेट आंसर -1 आ जाएगा, जो कि तो कई बार जैसे, तो अगर आपको सिचुएशन में इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड नजर आए तो पहले डोमेन पे वर्क कर लें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ये बहुत फायदेमंद रहेगा। ये बात ध्यान दें, फंक्शंस अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोई दे रहा है तो उसमें जरूर कोई क्लू होगा। The sum of solutions of this equation is this much, then alpha is equal to, मतलब हमें सॉल्यूशन निकालना है, बाद में उसका सम करना है। ओके, तो आप इसमें एक चीज नोटिस करोगे कि ये जो एक्सप्रेशन यहाँ दिख रहा है और ये जो अंदर दिख रहा है, अंदर वाली बातें करता हूँ, वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल दिख रहा है, isn't it? तो हम लोग चाहें और tan इनवर्स cot इनवर्स को आपस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो आपने फॉर्मूला क्या नोटिस किया, आपने देखा होगा आपने फॉर्मूला cot इनवर्स के बारे में, जैसे मैं cot इनवर्स
x के फॉर्मूले को कन्वर्ट करने वाला फॉर्मूला मैं एक बार लिख देता हूँ, आपको पता होगा कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपका हो जाता है tan इनवर्स 1/x फॉर x पॉजिटिव x के लिए, और x जब नेगेटिव रहता है तो ये पाई प्लस tan इनवर्स x होता है। आई होप कि आपको ये तरीका पता है कैसे ये फॉर्मूले आते हैं, और ये तो फॉर्मूला आप याद भी रखो, ये बहुत जगह कन्वर्जन में काम आता है आपका। नेगेटिव में आपको पाई एक्स्ट्रा डालना पड़ता है क्योंकि ये एंगल नेगेटिव हो जाएगा और ये एंगल पॉजिटिव रहेगा, तो उसको सेट करना पड़ता है। अब इसी का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग को ये पता लगाना है कि हमारे वर्किंग डोमेन -1 से 1 में ये क्वांटिटी कैसा है। तो ये पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है। आप देख लो इस इंटरवल दोनों चीजें हो रही है, तो हमें सेपरेट करना पड़ेगा। तो एक बार हम लोग इसके अंदर से पोर्शन ऐसा लेते हैं जिससे ये पॉजिटिव आएगा। पहले पॉजिटिव वाला करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर 0 से 1 इसमें से लिया जाए तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगा। मेनली हम लोग कंप्लीट डोमेन में सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अगर हम लोग 0 से 1 भी लेंगे अगर x को इस इंटरवल के हिसाब से, तो ये जो डेटा है आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो आपको इस फर्स्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है tan इनवर्स 1/, ठीक है ना। तो जैसे ही आप उसके इक्वेशन को आप स्टडी करोगे आप, तो tan इनवर्स 2x/1 - x² हो गया, और ये भी tan इनवर्स रेसिप्रोकल करके इतना ही हो गया। तो कुल मिला के 2 टाइम्स हो जाएगा, बिकॉज ये tan इनवर्स हुआ, ये भी tan इनवर्स सेम था, रेसिप्रोकल होकर के तो डबल हो जाएगा, इज इक्वल टू π/3 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, आपको एक इक्वेशन मिलेगा क्वाड्रेटिक। इस क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करना है, सिंपल है। π/6 इसके रेंज में आता है tan इनवर्स के, तो हम लोग इसको आगे बढ़ के tan सॉल्व कर देंगे, तो tan ऑफ π/6 1/√3 आ जाएगा। इस क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व करोगे और उसके नंबर्स निकाल करके आप ये वेरीफाई करोगे कि कौन से नंबर्स 0 से 1 के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैं कुछ हेल्प देता हूं आपको। ये जो इक्वेशन आप सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। तो जब इस क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व करोगे तो ऐसा कुछ आएगा, इसके रूट्स आ जाएंगे 2 - √3 और -2 - √3। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लेना क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले से। तो जब ये आप सॉल्व करोगे तो उसमें से कौन सा आंसर आपको लेना है जो 0 से 1 में है। तो ऑब्वियसली ये आपका 0 से 1 में है और ये नहीं है, ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये का आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं, जिसमें ये यहां से -1 से 0 लेते हैं, जिससे ये नेगेटिव होता है। तो -1 से 0 अगर आप लेते हो, अच्छा x = 0 नहीं लूंगा मैं, क्योंकि x = 0 डोमेन में नहीं है, वहां भी मेंशन्ड है। तो x = नेगेटिव लेने पे क्या होगा कि 1 - x² 2x जो नंबर है ये नेगेटिव हो जाएगा। कैसे, 1 -1 से 0 में ऊपर का क्वांटिटी पॉजिटिव है, नीचे का नेगेटिव है। अदरवाइज आप इसको भी साइन स्कीम से सॉल्व कर सकते हो, पता लगा लो आप कैसे भी। इस इंटरवल में ये चीज नेगेटिव है, जब ये नेगेटिव है तो हमें इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना होगा यहाँ। तो जब हम लोग उसका लेफ्ट हैंड साइड कन्वर्ट करेंगे तो tan इनवर्स 2x/1 - x² के बाद इस cot इनवर्स को क्या लिखेंगे हम लोग, पाई प्लस tan इनवर्स 2x/1 - x²। ठीक है ना, पिछले बार तो सेम ही आ गया था tan इनवर्स, तो डबल कर लिया था हम लोगों ने इसको, बट इस बार पाई प्लस आ रहा है, इज इक्वल टू π/3। ठीक है, इससे आपका tan इनवर्स फिर से आया 1 - x², इस पाई को उधर ले जाओ तो -2 π/3 आया, फिर 2 से डिवाइड भी करो तो -π/3 आया। ठीक है ना, इससे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा 2x/1 - x² इक्वल टू -√3। ठीक है, इसको भी फिर से आप सॉल्व करोगे। तो जब आप इसको फिर से सॉल्व करोगे आप इसको, तो आपको मिलेगा x इक्वल टू √3 एंड -1/√3। ठीक है, अब आप चेक करो कि √3 और -1/√3 के अंदर कौन सी चीजें जो हैं आपके हिसाब से आई हैं। तो आपको तो नेगेटिव लेना था, तो नेगेटिव में आपका जो सोल्यूशन रहेगा वो -1/√3 रहेगा, √3 रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको सम निकालना है, सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन। तो दो आंसर्स मेरे पास है, तो सम कितना आएगा आप चेक करो। एक तो आएगा मेरा -2 - √3 था, और एक ही आ रहा है -1/√3। तो आपने कितना देखा, 2 - 4/√3। अब आप कंपेयर करें, अल्फा -4/√3 बताया गया था, जिसका मतलब अल्फा की वैल्यू
2 हो गया। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली आपका काम क्या है, कॉट इनवर्स से टैन इनवर्स में जाने पे आपका ये दोनों टर्म्स अटैच हो जा रहे हैं और उसके बाद आपको इक्वेशन सॉल्व करना है सिंपल क्वाड्रेटिक। और कंडीशन पे ध्यान रखना है, ये दो कंडीशंस हमने यहाँ सॉल्व किए हैं, आपको इस कंडीशन के हिसाब से जो आंसर आता है वो लो, इस कंडीशन के हिसाब से आंसर आता है वो लो। अब आप जल्दीबाजी में ऐसा कुछ करते हो कि जैसे कॉट इनवर्स को सिर्फ ये वाले फॉर्मूला के हिसाब से आप कर देते हो और कंडीशंस भूल जाते हो, तो नेचुरली आपके आंसर्स कम आएंगे और सॉल्यूशन खराब हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सैटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस। ओके, तो आप इसमें कुछ खास बात नोटिस कर रहे हो, टैन इनवर्स कुछ लिखा है एक सीरीज, कॉट इनवर्स एक और सीरीज है और जोड़ के पाई बाई 2। तो आपने कुछ देखा है कि ऐसा कुछ रिजल्ट हम लोग को पता है कि टैन इनवर्स मान लीजिए हम लोग लिख लेते हैं कैपिटल एक्स प्लस कॉट इनवर्स कैपिटल वाई, ये पाई बाई 2 कब आता है आप समझो। तो ये आप ऐसे करके देखो, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स y, tan इनवर्स x पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स y tan इनवर्स y होता है। इसका मतलब x इक्वल टू y होने पे आपका ये दोनों चीज बैलेंस होगा पाई बाई 2 के साथ। ठीक है, तो हमें क्रक्स मिल गया कि ये दोनों जो अंदर की जो एक्सप्रेशंस है इनको बराबर करना है। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो तो ये जीपी है, कॉमन रेशियो क्या चल रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 बाई 4। ठीक है, और यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना चल रहा है, x बाई 2। और आप ये देख लो इनफाइनाइट जीपी है, ये कंडीशंस हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस बात के लिए कि आपका ये कॉमन रेशियो मैग्नीट्यूड में 1 से कम है और आप जोड़ सकते हो। तो ठीक है, लेट्स डू इट। इसको जोड़ते हैं हम लोग। तो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला आपको a अपॉन 1 माइनस r पता है, तो उसके हिसाब से ये आ जाएगा। और इधर से हमने क्या सॉल्व किया, x इक्वल टू वाई, मतलब ये x है हमारा, ये पूरा क्वांटिटी और ये हमारा पूरा क्वांटिटी y है। तो x और y जो है बराबर होना चाहिए, उन दोनों को मैं इक्वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, x अपॉन 1 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, अब आप समझो, ऊपर से एक x हटाओगे तो आपको x इक्वल टू 0 सोल्यूशन आएगा, बट ये रिजेक्ट करना है क्योंकि देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, तो ये आंसर पॉसिबल था लेकिन ये नहीं चलेगा हमारा। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि डिनोमिनेटर बराबर हो, तो उसके हिसाब से एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 के बराबर होगा, विच मीन्स एक्स स्क्वायर जो है प्लस 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 अगेन आया, माइनस 2 आया। ठीक है, अब आप देखो इस पे ध्यान से, ये दोनों भी रिजेक्ट हो जाएंगे। कैसे, इस इंटरवल में तो ये दोनों ही नहीं है, आप चेक करो, 0 भी नहीं है, माइनस 2 भी नहीं है, तो दिस विल ऑल्सो बी रिजेक्टेड, है ना। तो ये चीजें आपने देखा कि ठीक है, जो सिनेरियो हम लोग का कंडीशन था जीपी के हिसाब से, ये तो अच्छा हुआ कि इन्होंने बता दिया कि इस रेंज में हमें वर्क करना है, लेकिन हमें खुद भी एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम जीपी जोड़ रहे हैं तो कंडीशन लेना चाहिए कि उसका जो कॉमन रेशियो है, जैसे एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस में जो था और ये एक्स बाई 2 ये माइनस 1 से 1 में, उससे भी कंडीशन अपना लेके चलना चाहिए। अगर ये मेंशन नहीं भी करते तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो फाइनली हम लोग को इस क्वेश्चन में कोई सोल्यूशन नहीं आया, नंबर ऑफ वैल्यूज हो जाएंगे 0, देयर इज नो सोल्यूशन टू दिस इक्वेशन। ठीक है, तो आपने इसमें लर्न क्या करना है कि कभी साइन टैन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स पाई बाई 2 दिया हुआ है तो आपको ये करना है, x बराबर y करना है। उसी तरीके से आपको देखना है, अगर मान लो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y लिखा हो पाई बाई 2 तो उसमें यही करना है। उसमें एक और बात आ जाएगी कि आपका ये क्वांटिटी जो x और y है माइनस 1 से 1 में होना चाहिए। यहाँ तो टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स में इस बात का इशू नहीं है कि x और y कितने बड़े, बट साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में उसको माइनस 1 से 1 में रखना भी पड़ेगा। समझ रहे बात को आप। Set of all values of k for which this equation is equal to this, but this is equal to this मतलब क्या मतलब, इसके सॉल्यूशन के बारे में बात हो रही होगी शायद, थोड़ा सा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। Set of all values of k for which this is equal to this, मतलब इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए सॉल्व होते। कहने का मतलब ये भी एक तरीके से देखा जाए रेंज का इक्वेशन है अगर देखा जाए तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का क्वांटिटी ले लें, tan इनवर्स x का होल क्यूब और कॉट इनवर्स x का होल क्यूब।
इसको हम लोग स्टडी करते हैं रेंज पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो आप क्या करो, सबसे पहले इसमें tan इनवर्स x को मान लेते हैं हम लोग, 1 मिनट को t मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको cot इनवर्स पता है ना, कन्वर्ट हो जाता है π/2 माइनस टी, राइट। अब इसको ओपन कर देंगे हम लोग और इससे हमें एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, π³ 8 माइनस 3 इंटू π²/4t प्लस 3 इंटू π/4t माइनस t³। ये और ये कैंसिल हो गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रिबिल्ड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में आपको क्या दिख रहा है, इसका एक माउथ ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ दिख रहा है, ये माउथ ओपनिंग अपवर्ड है। और आपको t के बारे में क्या अनुभव है, तो t के बारे में आपको इन जनरल पता है कि ये -π/2 से π/2 में होता है, tan इनवर्स का जो रेंज है। तो इस रेंज के तहत इस क्वांटिटी का रेंज हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वर्टेक्स से स्टडी करते हैं। वर्टेक्स कितने पे आ रहा है, वर्टेक्स देखो क्या लिखते हो, -b/2a, तो 3π²/4 अपॉन 2 टाइम्स 3π/4, ठीक है। तो कितना आ रहा है वर्टेक्स, इस पे आप चेक करो। ये हमारा नंबर शायद गलत लिख दिया मैंने, ये आएगा 3π/2, बिकॉज इसको स्क्वायर नहीं करना था, तो ये आ गया आपका 3π/2, ठीक है। तो इससे कितना आ रहा है, इससे आ रहा है ये π/4, ठीक है। अब ये इस इंटरवल में लाई कर रहा है, इसमें इस इंटरवल में है। दैट मीन्स कि वर्टेक्स पे एक क्वाड्रेटिक जिसका वर्टेक्स अवेलेबल है उसका मिनिमम वैल्यू जनरेट कर देगा माउथ ओपनिंग अपवर्ड वाला। तो अपने को π/4 डाल करके इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। तो मैं इसके बजाय यही डाल लेता हूँ π/4 यहाँ पे। तो y का मिनिमम वैल्यू हम जनरेट कर रहे हैं, पाई मैं यहाँ रख रहा हूँ π³/16 64, क्योंकि मैं यहाँ पे डाल दिया और इसको भी डाला तो इसका डबल हो जाएगा, तो ये π³ 32 हो गया, है ना। तो ये लोअर साइड से हो गया। अब हायर साइड देखते हैं। तो ये फंक्शन जो है हायर साइड में या तो इस एंड पे काम करेगा या इस एंड पे काम करेगा, -π/2 से π/2 के चक्कर में, वो भी ओपन है इसलिए हम उसको ओपन ही लिख रहे हैं। तो आप ये समझो कि वर्टेक्स जो आया था π/4 पे आया था, तो वर्टेक्स से कौन सा चीज ज्यादा दूर है, π/2 दूर है कि -π/2 दूर है। तो ऑब्वियसली -π/2 ज्यादा दूर है पीछे की तरफ π/4 से, तो -π/2 पे ही आपको अपर बाउंड आएगा, उसको हम मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं बोलेंगे, अपर बाउंड आएगा। तो उस चीज को हम चेक करते हैं। तो y कहाँ अप्रोच करेगा ये देखते हैं, एज t अप्रोचेस -π/2, तो उसकी वैल्यू हम लोग -π/2 यहाँ डाल के देखते हैं कितना आ रहा है। तो y अप्रोच करेगा -π/2 का होल क्यूब, और यहाँ पे -π/2 डालोगे तो +π³, तो ये आ गया 7π³/8, राइट। अब हम लोग को स्टडी करना चाहिए कि y की अगर इस तरह के वैल्यूज चल रहे हैं यहाँ से वहां तक, तो इसी के बीच में k π³ होगा, तब ये इक्वेशन बैलेंस हो पाएगा, राइट। तो k π³ को मैं इसके बीच में रखूंगा, ठीक है। तो k π³ शुड लाई बिटवीन 7π³/8, ये ओपन रखेंगे क्योंकि यहाँ हम अप्रोच कर रहे थे, यहाँ हम लोग का वैल्यू नहीं था, और ये लोएस्ट वैल्यू हम लोग आया हुआ है π³/32, ठीक है। तो इससे आप k की वैल्यूज को आप जनरेट कर पाओगे 1/32 से 7/8 तक, ठीक है। ऐसे k के वैल्यूज होने से ये इक्वेशन बैलेंस हो सकता है। तो इसका मतलब ये हम लोग ऑप्शन ए में, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ। जैसे एक क्वेश्चन इसके पहले भी आया था जिसमें हमने 2k+1 किया था, उसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड का रेंज निकाला था। यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, क्वाड्रेटिक का थोड़ा नॉलेज लगा दिया, वर्टेक्स का इस्तेमाल किया, क्वाड्रेटिक में कहाँ पे ज्यादा वैल्यू आएगा वो दोनों एंड पे हम चेक कर लिए, और उसके हिसाब से उसके अंदर हम लोगों ने k π³ को रख दिया, ये का उससे इंटरवल आ गया, ठीक है।